अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि बोरसा में उमर एक रोमी ताजर के हमरा बाजार में से आगे बढ़ रहा होता है और एक जगह पहुंचने के बाद कुछ सोने के सिक्के उसके हाथ में फेंकता है और उसे इशारा करता है तो वो रोमी ताजर सिक्के संभालने के बाद बाजार में आता है और एक मुसलमान ताजर की दुकान पर आकर कहता, सारा बाजार तुम्हारे इस्तेमाल है, इतना काफी नहीं था कि आप रास्ते में भी माल सजाए हुए हो, ये यहाँ से हटाओ। और उसका सामान उठाकर जमीन पर फेंक देता है और कहता है, हर चीज को इसकी मुनासिब जगह पर रखो। ये देखते साथ ही मजीद रोमी ताजर उसका साथ देने के लिए आ जाते हैं और बाजार में हंगामा शुरू हो जाता है और वो चीखने लग जाते हैं, तुम चोर हो, तुमने हमारी रोजी छीन ली है, तुम चोर हो। पूरा बाजार अफरा तफरी में मुब्तला हो जाता है। वो रोमी ताजर कह रहा होता है, तुमने हमारे हाथों से हमारा रिज़्क छीन लिया है, जाओ यहाँ से, हम तुम्हें नहीं चाहते, ये जगह हमारी है, तुम जाओ यहाँ से। इस दौरान बुरान कुछ सिपाहियों के हमरा भागता हुआ वहाँ पहुँचता है और कहता है, दस्तूर पीछे हटो। और फिर आगे बढ़ते हुए उस ताजर के पास आता है और कहता है, दस्तूर खामोश रहो। तो सब खामोश हो जाते हैं और फिर बुरान उस रोमी ताजर से कहता, गाफिल तुम किसे चोर कह रहे हो? हाँ, इन ताजरों ने कीमत अदा करके ये दुकानें लगाई हैं। तो वो रोमी ताजर कहता, तुम मुसलमान अवाम को मरात दे रहे हो, तुमने हमारा कारोबार तबाह कर दिया है। तो सब कहते, ये सच कह रहा है, हमें हमारा काम चाहिए, ये सच कह रहा है। तो बुरान कहता, खामोश खामोश हो जाओ। और फिर कहता, तजारत को मुनज़्ज़म करने के लिए हमारे सुल्तान एक फरमान जारी करेंगे, जब हर कोई अपनी जगह जान लेगा, मुसलमानों और गैर मुसलमानों से मुनसफाना खराज लिया जाएगा और जो लड़ाई झगड़े से मसाइल हल करने की कोशिश करेगा वो मुझे अपने सामने पाएगा। हर चीज का एक तरीका होता है, जिसे शिकायत हो या कोई मसला हो वो काजी के पास जाए, अब मुंतशर हो जाओ। चलो। ये सुनते साथ ही सब लोग वहाँ से तितर बितर हो जाते हैं और फिर बुरान कहता, सिपाहियों सामान तरतीब देने में मदद करो, इकट्ठा करो। तो सिपाही उस ताजर की दुकान पर सामान इकट्ठा करने लग जाते हैं, जबकि उमर नाकामी पर वहाँ से रवाना हो जाता है। इधर कबीले में दरसून अपने घोड़े पर सवार होकर कबीले वापस लौटता है और घोड़े से नीचे उतरकर जैसे ही घोड़ा बांधने जाने लगता है तो हलीमा उसके पास आती है और कहती है, दरसून। दरसून कहता, मुझे अभी काम है। हलीमा उसके चेहरे को देखती है और जख्मी देखकर कहती, दरसून ये क्या हालत बना रखी है, ये किसने किया है, बताओ, मैं अभी जाकर उसकी जान ले लूं। तो दरसून कहता, तुम मुझे इस हालत में भी हंसा रही हो, मैं तुम्हें क्या कहूँ, वल्लाह मेरी ताकत इसके लिए काफी नहीं थी, तुम्हारी ताकत भी काफी नहीं होगी। हलीमा कहती, दरसून बताओ तो क्या हुआ है। दरसून कहता, मैंने एक जंगली घोड़ा देखा, इसके पीछे भागा तो उसने मेरा ये हाल कर दिया। हलीमा कहती, मतलब तुम्हें घोड़े ने लात मारी है। दरसून कहता, हाँ घोड़े ने लात मारी। हलीमा कहती, अच्छा, मैं उस घोड़े से कह दूंगी कि वो तुम्हें दोबारा लात ना मारे, ठीक है। तो दरसून वहां से रवाना होने लगता है तो हलीमा भागकर उसके सामने आ जाती है और कहती है, अच्छा दरसून, मुझे तुम्हारी ये नाकामी वाली हालतें बहुत पसंद हैं, चलो शिफा खाने चलते हैं ताकि तुम्हारे जख्म देख सकें। दरसून कहता, ठीक है, और वो उसे लेकर रवाना होती है। जबकि अंदर खेमे में यगीत और शहनशाह साहब बैठे गोश्त काट रहे होते हैं और यगीत पास बैठा मिर्चें और लहसुन कूट रहा होता है और बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है। उसे इस तरह खुश देखकर शहनशाह साहब कहते, देख रहा हूँ कि चेहरा खिला हुआ है। यगीत कहता, बाबा अगर हम पहले मांग लेते तो मुझे डर है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। शहनशाह साहब कहते, कुछ नहीं होगा बेटा, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, ऐसी चीजें मत सोचो, लेकिन देखो तुम्हारे लिए एक बाप की नसीहत, शादी के बाद लगाम बीवी के हाथों में ज्यादा मत देना। तो यगीत कहता, लेकिन मैं उसे मना नहीं कर सकूंगा। शहनशाह साहब कहते, हाँ बहुत अच्छे, फिर तुम अपने बेटे के साथ इसी तरह खाना बनाओगे। तो यगीत हंसने लग जाता है। शहनशाह साहब कहते, देखो तुम्हारी माँ नहीं है। यगीत कहता, वल्लाह आप सच कह रहे हैं बाबा, सच कह रहे हैं। इसी दौरान दीदार खेमे के अंदर दाखिल होती है और उन्हें काम करता हुआ देखकर कहती, ओहो तुमने इस जगह का क्या हाल बना रखा है। शहनशाह साहब कहते, खातून तुमने बहनों को तामीराती जगह पर भेज दिया और हमने देखा कि तुम्हारा अभी आने का कोई इरादा नहीं है, तो मैं और मेरा बेटा काम पर लग गए। दीदार कहती, हाँ तो तुमने बिला वजह जगह को गंदा कर दिया, हमारे सुल्तान आज शाम हमें अपने खेमे में मधु कर रहे हैं एक नेक काम के लिए। तो यगीत कहता, क्या माँ आप क्या कह रही हैं, आज शाम वो हमारी मेजबानी करेंगे, हम जाएंगे और फातिमा का हाथ मांगेंगे और वो हमें दे देंगे, ऐसा है। दीदार कहती, हाँ बेटा हाँ। शहनशाह साहब कहते, तुम मुराद पाओगे बेटा, तुम अपनी मुराद को पहुंचोगे इंशाल्लाह। यगीत निहायत खुश होता है और भागकर अपनी माँ के गले लग जाता है और फिर भागता हुआ शहनशाह साहब के पास आता है और उनके भी गले लग जाता है।
और फिर इधर जंगल में कुस्तुनतुनिया से वापसी पर अलाउद्दीन साहब और फ्लादियोस एक जगह पर आराम कर रहे होते हैं। अलाउद्दीन साहब हाथ मुंह धोकर फ्लादियोस के पास आते हैं और कहते, क्या हुआ फ्लादियोस, कुस्तुनतुनिया के बाद से तुमने एक लफ्ज भी नहीं कहा। फ्लादियोस कहता, अलाउद्दीन तुम लोग चालाकी से जीतना खूब जानते हो, बोरसा, एजनीक, जैमलिक की बंदरगाह और अब शहजादी अस्पोर्चा। तो अलाउद्दीन साहब कहते, हमने जो कुछ भी लिया है अपने हक से लिया है, ये जान लो। और जहाँ तक दूसरे मामले का ताल्लुक है, शादी होगी या नहीं, इसका फैसला सिर्फ हमारे सुल्तान करेंगे। ये मामला दो रियासतों के दरमियान है और किसी और को इस पर बात करने का हक नहीं है ना। तो फ्लादियोस खामोश हो जाता है और फिर अलाउद्दीन कहता, हमने काफी आराम कर लिया है, अब चलते हैं, चलो। और ये कहकर रवाना होता है। और फिर रात के वक्त काई कबीले के जंदान में तैमूरताश कैद होता है और उरहान साहब उससे मिलने के लिए उसके पास आते हैं और कहते, अस्सलामुअलैकुम। तैमूरताश कहता, मुझे देखने क्यों आए हो, क्या मेरी हालत देखकर फख्र महसूस हो रहा है उरहान। उरहान साहब कहते, मैं तुम जैसों को देखकर सिर्फ तरस खाता हूँ, तुम अब आजाद हो, जा सकते हो। तो तैमूरताश पूछता, क्यों, मुझे क्यों छोड़ रहे हो। उरहान साहब कहते, इलखानी रियासत के लिए तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, अब तुम मेरे किसी काम के नहीं। तैमूरताश कहता, गलत, तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारी ये सोच एक दिन तुम्हारी रियासत को ले डूबेगी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो तुम पर कभी रहम न खाता। उरहान साहब कहते, इसके बरक्स यही सोच और असूल मेरी रियासत को हमेशा कायम रखेंगे। तुम मुझे नहीं समझ सकते और जहाँ तक तुम्हारे किए का ताल्लुक है, मैंने अलखानी रियासत के खान को एक खत लिखकर तुम्हारे तमाम करतूतों से आगाह कर दिया है। तैमूरताश कहता, एक और गलती, यकीनन मेरे भाई खान ने बहुत पहले से ही मेरी तलाश में किसी को भेजा होगा, देखते हैं कि तुम इससे क्या कहते हो। उरहान साहब कहते, रियासत सिर्फ एक आदमी भेजने पर इक्तफा नहीं करेगी। मैं तुम्हें इसलिए रिहा नहीं कर रहा कि किसी ने सिफारिश की है और ना ही इसलिए मार रहा हूँ कि किसी और ने कहा है। मेरा नाम उरहान है, अब यहाँ मेरा हुक्म चलता है। और फिर सिपाही से कहता, इसे सरहद तक ले जाओ। और फिर सिपाही तैमूरताश को खोल देते हैं और तैमूरताश को लेकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और फिर पीछे से उरहान साहब भी जब जाने लगते हैं तो खलील कहता, सुल्तान मुअज्जम, आपके हुक्म के सामने मेरी गर्दन बाल से भी बारीक है, मगर मैं सोच रहा हूँ कि क्या हमने दुरुस्त फैसला किया है। उरहान साहब कहते, खलील, यकीनन तैमूरताश हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगा, वो फौज इकट्ठी करेगा और अलखानी रियासत के खान को ललकारेगा और यकीनन अलखानी खान भी तैमूरताश को हर जगह तलाश करेगा। नतीजा ये निकलेगा कि वो एक दूसरे को ही खा जाएंगे। तो खलील कहता, और इस तरह मशरकी जानब से खतरे का दरवाजा बंद हो जाएगा। सुल्तान मुअज्जम, अब अलखानी रियासत हमें मजीद परेशान नहीं करेगी। उरहान साहब कहते, खलील, एक बड़ी जंग हमारा इंतजार कर रही है। वो तुर्क अमारात जो हमें उभरता हुआ देखेंगी, वो हमारे लिए जाल बिछाएंगी और हमसे लड़ना चाहेंगी। हम इन्हें अपनी ताकत दिखाएंगे और साथ ही हम एजनिक की तरफ पेशकदमी करेंगे, जो हमारे लिए कुस्तुनतुनिया के दरवाजे खोल देगी। और फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि काई कबीले के सरदारी खेमे में उरहान साहब और बाकी साहब खाने के दस्तरखान पर बैठे हुए होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। शाहीन शाह साहब भी आए हुए होते हैं। खाना खाने के बाद शाहीन शाह साहब कहते, सुल्तान मुअज्जम, आप जानते हैं कि हम क्यों आए हैं, हम यहाँ एक नया घर बसाने के लिए आए हैं। शहजादी कहती, अगर ये आपका कोई निजी मामला है तो हम बाहर चले जाते हैं। उरहान साहब कहते, शहजादी अस्पोर्चा, आप रुकें ताकि आप भी हमारी रवायात जान सकें, ये एक नेक काम के लिए आए हैं। और फिर कहते, हमारे बुजुर्गों ने कहा है, खानदान बड़ा होता है तो रियासत बड़ी होती है और अगर खानदान बिखर जाए तो रियासत बिखर जाती है। हम जिसे खानदान कहते हैं वो सिर्फ कबीले के अंदर लगा खेमा नहीं होता, बल्कि सरहदों पर कबीले का चूल्हा और बाजार में ताजर की दुआ और काफिले में यतीम की जान भी खानदान है। इसलिए आज रात हम एक नए काम के लिए यहाँ जमा हुए हैं। शाहीन शाह साहब कहते, यकीनन यकीनन ऐसा ही है सुल्तान मुअज्जम, ऐसा ही है। हमारी बेटी फातिमा हमारे साथी, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उस्मान साहब की अमानत है। वो हमारे घर की बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर रहेगी। तो मालहून कहती, शाहीन शाह साहब, हम बखूबी जानते हैं अगर उस्मान साहब आज यहाँ होते तो वो भी बहुत खुश होते। आप जानते हैं कि वो यजीद को अपने बेटों से अलग नहीं समझते थे। और फिर फातिमा से कहती, फातिमा शरबत तैयार करो। तो फातिमा शरबत लेने के लिए रवाना हो जाती है। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि अलाउद्दीन साहब और फ्लादियोस भी कुस्तुनतुनिया से वापस कबीले पहुंच जाते हैं और अंदर की जानिब बढ़ते हैं। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।